बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें उस फिल्म को लेकर होंगी जिसका मुख्य किरदार था एक अमीर नौजवान। ये नौजवान एक करोड़पति रईस का इकलौता पोता था, मगर कुछ वक्त के लिए तकदीर उसे अमीरों की दुनिया से जुदा करके गरीबों की बस्ती में ले आई और यहाँ उसने गरीबी का मोल जाना, रिश्तों की अहमियत समझी, जिंदगी की मुश्किलात का सामना करना सीखा। असली और नकली जिंदगी के फर्क को उजागर करने वाली ये फिल्म 1962 में आई थी और इसका नाम था असली नकली। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। तो आइए इसी फिल्म असली नकली की बातें सुने प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा से। प्रोग्राम का आलेख खोजबीन के बाद तैयार किया है अशोक अय्यर ने और सहायक हैं PKA नायर। तो आइए सुने बाइस्कोप की बातें। तोड़ के झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में। सच कहता हूँ चोर के ज्यादा दौलत के रखवालों में। तोड़ के झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में। सच कहता हूँ चोर के ज्यादा दौलत के रखवालों में। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। फिल्म असली नकली बनाई गई थी LB फिल्म्स के बैनर तले। इसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, कहानीकार थे इंद्रराज आनंद और गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। फिल्म असली नकली के संगीतकार थे शंकर जयकिशन और इस फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, साधना, नजीर हुसैन, अनवर हुसैन, हरी शिवदासानी, संध्या रॉय, इंदिरा और लीला चिटनीस। देव आनंद और साधना की जोड़ी वाली केवल 2 ही फिल्में आज तक आई हैं। दूसरी फिल्म तो यही थी जो सन 1962 में रिलीज हुई, असली नकली, और पहली फिल्म थी इससे ठीक 1 बरस पहले रिलीज होने वाली नवकेतन की हम दोनों। फिल्म हम दोनों के बाद अभिनेत्री श्यामा के पति फली मिस्त्री, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपने जमाने के जाने माने सिनेमेटोग्राफर थे, उन्होंने भी बतौर निर्माता देव आनंद और साधना को लेकर एक फिल्म शुरू की थी जिसका नाम था साजन की गलियां। फिल्म साजन की गलियां के निर्देशक लिए गए थे राज खोसला, लेकिन ये फिल्म अधूरी रह गई और साजन की गलियां पर्दे पर दिखाई नहीं दी। इस तरह असली नकली देव आनंद और साधना की जोड़ी वाली दूसरी और आखिरी फिल्म साबित हुई। देव आनंद उस दौर के हिट रोमांटिक हीरो थे और साधना भी लव इन शिमला, परख, हम दोनों और एक मुसाफिर एक हसीना जैसी फिल्मों के बाद दर्शकों में एक क्रेज बन चुकी थी। लिहाजा इन दोनों स्टारों के क्रेज की वजह से दर्शक एक अनजानी डोर से बंधे सिनेमा हॉल तक खींचे चले आए। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम।
सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशक बनने से पहले फिल्म एडिटर थे। अभिनेता देव आनंद से उनकी सन 1954 से दोस्ती थी, लेकिन देव आनंद को उन्होंने 7 बरस के बाद सन 1961 में अपनी 7वीं फिल्म में हीरो के रूप में लिया। देव आनंद की ऋषिदा के साथ असली नकली पहली और आखिरी फिल्म रही। असली नकली की हीरोइन साधना का फिल्मी सफर वैसे एक सिंधी फिल्म अब्बाणा से शुरू हुआ था, मगर अब्बाणा में साधना हीरोइन नहीं थी, वे फिल्म की हीरोइन शीला रमानी की छोटी बहन बनी थी। साधना का पूरा नाम था साधना शिवदासानी और उनकी पहली हिंदी फिल्म थी लव इन शिमला, जो सन 1960 में बनी। साधना ने फिल्मालया एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की तालीम हासिल की और फिल्मालया की ही फिल्म लव इन शिमला से वे बतौर हीरोइन पर्दे पर उतरी। लव इन शिमला में साधना के हीरो थे जॉय मुखर्जी। उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। लव इन शिमला के डायरेक्टर थे R.K. नैयर, जिनके साथ बाद में साधना की शादी हो गई। साधना सन 60 के दशक की बेहद स्टाइलिश अदाकारा थी। उन्होंने फैशन को कई नए आयाम दिए। साधना के बालों की शैली साधना कट के रूप में खूब मशहूर हुई थी। उन दिनों इस हेयर स्टाइल की एक लहर सी चल पड़ी थी और अनेक युवतियों ने इस हेयर स्टाइल का अनुसरण किया था। फिल्म वक्त से साधना ने चूड़ीदार कुर्ते का जो फैशन चलाया, उसका जिक्र आपको याद होगा, हम फिल्म वक्त की बातों के साथ कर चुके हैं। साधना के फिल्मी सफर की उल्लेखनीय फिल्में रहीं मेरे महबूब, आरजू, वो कौन थी, मेरा साया, परख, एक फूल दो माली और इंतकाम। साधना का फिल्मी सफर और भी लंबा चल सकता था, मगर उन्हें थायराइड की बीमारी हो गई और इस बीमारी ने उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर डाला। साधना की आंखों पर सूजन आ गई। उन्होंने विदेश जाकर इसका इलाज भी करवाया, लेकिन आंखें ठीक नहीं हो पाई। लगातार अस्वस्थ रहने के कारण साधना को उस वक्त फिल्मों से अलग होना पड़ा जब वे कामयाबी की बुलंदी पर थीं। मगर ये तो मानना ही पड़ेगा कि अपने इस छोटे से सफर में, यानी सिर्फ 30 फिल्मों के बावजूद, साधना ने अपना वो मकाम बनाया जो आज भी सिने प्रेमियों के जहन में साधना की याद को ताजा रखे हुए है। बहरहाल आइए एक बार फिर फिल्म असली नकली पर आ जाएं। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में असली नकली साधना की पहली फिल्म थी। इसके 4 बरस के बाद यानी सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने मुंशी प्रेमचंद की कृति पर बनी फिल्म गबन में साधना को एक बार फिर निर्देशित किया। असल में पहले फिल्म गबन का निर्देशन कृष्ण चोपड़ा कर रहे थे, लेकिन आधी फिल्म के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, तो ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और फिल्म गबन को कामयाबी के साथ पूरा किया। बरसे नयन जब जब बादल बरसे, तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। फिल्म असली नकली में नायक देव आनंद के बस्ती वाले गरीब दोस्त मोहन का किरदार निभाया था अभिनेता अनवर हुसैन ने। अनवर हुसैन अभिनेत्री नरगिस के सगे भाई थे। उन्होंने फिल्मों में ज्यादातर खलनायकी की थी, लेकिन कभी कभी चरित्र भूमिकाएं भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ निभाई। सन 1988 के जनवरी महीने की 2 तारीख को अनवर हुसैन 67 साल की उम्र में स्वर्गीय हो गए। आखिरी दिनों में कभी अच्छे खासे डील डॉल वाले अनवर हुसैन पहचाने भी नहीं जाते थे। उन्हें कैंसर तो था ही, साथ ही लकवा भी हो गया था। फिल्म असली नकली का एक और सशक्त पक्ष था शंकर जयकिशन का संगीत।
लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। फिल्म असली नकली में 6 गाने थे और ये सभी गाने खासे लोकप्रिय हुए थे। फिल्म अनाड़ी के बाद जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म अनुराधा बना रहे थे, तब शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में संगीत देने की इच्छा जाहिर की थी और फिल्म अनुराधा के संगीत के लिए वे सिर्फ 22,000 रुपए लेने पर राजी हो गए थे, जबकि उन दिनों शंकर जयकिशन का पारिश्रमिक लाखों रुपए होता था। फिल्म अनुराधा में बाद में पंडित रविशंकर संगीतकार बने, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने शंकर जयकिशन से भी वादा किया कि वे अनुराधा के बाद बनने वाली उनकी अगली फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन से ही लेंगे और ऋषिकेश मुखर्जी ने अपना ये वादा फिल्म असली नकली में निभाया। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता तू दिल धड़के रह रहे। एक बार ऋषिकेश मुखर्जी ने एक जर्मन लेखिका का उपन्यास पढ़ा था। उस उपन्यास का नायक एक शातिर गुंडा था जिससे पूरा शहर डरता था, मगर वो गुंडा अपनी पत्नी से डरता था। कुछ ऐसा ही किरदार ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म असली नकली में भी पेश किया। यहां भी रौब दाव वाला शरीर से हट्टा कट्टा मोहन यानी अनवर हुसैन अपनी तेज तर्रार छोटी बहन से बहुत डरता है। मोहन की तेज तर्रार, जुबान की कड़वी मगर दिल की भूली बहन शांति की भूमिका ऋषिकेश मुखर्जी ने बंगला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री संध्या रॉय को सौंपी। असली नकली संध्या रॉय की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी में पूजा के फूल और राहगीर फिल्में भी की। असली नकली में शांति के किरदार को संध्या ने बहुत खूबसूरती के साथ निभाया था। बोलो क्या है? अरे शांति, आज तूने खाना कम दिया था। क्यों? पेट नहीं भरा इसलिए। ओ, तो खाना बांट आए हो। देखो भैया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रोज रोज खाना बांट देना, नए नए आदमी को पका लेना। कहता हूँ तुम सह नहीं जाता। तुम मत सहो, मत दो खाना। हाँ, एक रात को खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। ज्यादा ज्यादा भूख के मारे नींद नहीं आएगी तो नहीं आए तो नहीं सुनूंगा। बस बस, ला तुम खाना। बाप रे बाप, नाक दम कर रखा है। संध्या रॉय ने बंगला में अल्लोर पिपाशा और भगिनी जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में काम किया था। उनकी हिंदी फिल्म राहगीर का निर्देशन उनके पति तरुण मजूमदार ने ही किया था। फिल्म असली नकली की कहानी कुछ इस तरह थी। आनंद यानी देव आनंद एक करोड़पति सेठ द्वारका दास यानी नजीर हुसैन का पोता था और उनकी सारी जायदाद का इकलौता वारिस। अपार धन दौलत और जवानी के जोश ने आनंद को अय्याश बना रखा था। क्लबों और होटलों में शराब और शबाब पर दौलत लुटाना आनंद की नजरों में अमीरों की शान थी। जी मुझे कुछ रुपए और चाहिए। अभी परसों तो 15,000 ले गए। इतने रुपए कैसे खर्च करते हो? वैसे जैसे आप कमाते हैं। क्या? गैम्बल। लेकिन आप जीतते हैं और मैं हारता हूँ। आनंद, फजूल खर्ची का तुम्हें नशा हो गया। और मैं करूं भी क्या दादाजी, आप तो जानते हैं कि बिजनेस वगैरह मुझसे होगा नहीं। आप मेरी इस फिजूल खर्ची को अपनी अमीरी का इश्तहार क्यों नहीं समझ लेते हैं? आखिर मैं हुई कौन? सेठ द्वारका दास का पोता ही तो हूँ। रेखा से भेंट होती है? जी हाँ, होना ही चाहिए। उनसे संबंध रखो, इसी मेरी खुशी है। कितने रुपए चाहिए? फिलहाल 25,000 दादाजी। जाओ, कैशियर से ले लो। हर शाम किसी क्लब में जाम थामे हुए आनंद के कदम लड़खड़ाते रहते थे, मस्ती में चूर मदहोश। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का,
छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। आनंद के दादाजी आनंद का रिश्ता एक अमीर घराने की लड़की रेखा यानी इंदिरा से करवाना चाहते थे, जिससे उनकी जायदाद और मिल्कियत में और भी इजाफा हो जाए। एक दिन दादा और पोते में इसी बात को लेकर जोरदार बहस हो गई। रेखा एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। रेखा तुम्हारी शादी का मतलब शक्कर के सारे कारखाने मेरे हाथ में। मतलब शादी नहीं सौदा कर रहे हैं। खोटे सिक्के यूं ही चलाए जाते हैं। अगर मैं खोटा सिक्का हूं तो इसका कसूरवार कौन है? आप चुप नालायक। ऐसी बदतमीजी में कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं भी ये शादी नहीं करूंगा। आप मेरी इज्जत से नहीं खेल सकते। जिसमें अपने पांव पर खड़े होने की भी ताकत नहीं, जो मेरे सहारे के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता, उसकी क्या इज्जत? तुम हो क्या? तुम्हारी हकीकत क्या है? तुम जो सांस ले रहे हो वो भी मेरे पैसों की बदौलत। मेरे पैसों के बिना तुम एक दिन भी नहीं जी सकते। और हकीकत यह है कि रास्ते के कुत्ते भी अपनी रोटी खोज लेते हैं और तुम इस काबिल भी नहीं। आनंद, आनंद! दादाजी के तीखे शब्दों ने आनंद के आत्मसम्मान को जैसे झकझोर कर रख दिया। उसकी खुददारी जाग उठी। दादाजी की कोठी को उसने छोड़ दिया और वो बाहर की दुनिया में निकल पड़ा। रात हुई मगर आनंद घर नहीं लौटा। यार, सूरज शक्ल से ऐसा लगता है घर से झगड़ा कर जाओ, और नहीं तो शहर में नौकरी की तलाश में आओ। ठीक है, बेकार बेकार हूं ना। और सूरज शक्ल से ऐसा लगता है कि तुमने खाना वाना भी नहीं खाया। चलो आ जाओ मेरे साथ। कहाँ? अरे मेरे घर। खाने सोने का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। नहीं भैया, रहने की जगह तो हाँ, रहने की जगह मगर किराया ऐसी कोई बात नहीं। मतलब ये है कि मतलब कि हर बात का मतलब निकलता है। अजीब आदमी। और चलो मेरे साथ। लेकिन पहले आप अपना नाम तो बताइए। हाँ, आप अपने सीधा सीधा तुम। मेरा नाम है मोहन, छापेखाने में काम करता हूँ और रात पाली करके घर जा रहा हूँ। समझ में आ गई आपकी? आइए आइए चलिए। मोहन आनंद को लेकर अपनी बस्ती में पहुंचा। घर में मोहन की बहन शांति मौजूद थी। तेज तर्रार, मुंहफट और गुस्सैल एक अजनबी को देखकर शांति मोहन पर ही नहीं आनंद पर भी बरस पड़ी तो मोहन चिरौरी सी करते हुए बोला, शांति शांति देखना, शांति बेकार है बेचारा, भूखा था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि धर्मशाला ले चलो। यहाँ तो सदा व्रत लगा ही रहता है। अरे नहीं शांति, जरा सोच तो सही कि आधी रात को गरीब जाएगा कहाँ? जहांगीर सिंह समझ हमने दुनिया का भूखे नंगों का ठिकाना रखा है क्या? ए नमो साहब, किधर चले हैं? जहाँ सिंह समाए नीचे तो एक तो गरीबी, ऊपर से अमीरों जैसा नखरा। बैठो चुपचाप, बैठो। चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो, अब भी इसका गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन मैं तो लो पानी पी लो, इसकी बंद हो जाएगी। वो तो अपने आप बंद हो चुकी है। झूठ, अपने आप नहीं, तूने डांटा ना इसलिए। हंसता क्यों? बार खा लिया ना? खा लिया। सच? सच। नखरा। जुबान की तेज और मुंहफट शांति का दिल किस तरह मोम की तरह नरम था, ये आनंद को अगली सुबह मालूम हुआ। लो भैया, चाय पी लो। क्यों? अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास। ऐसी चाय तो मैंने जिंदगी में नहीं पी। गर्म है ना इसलिए। कल बुरा तो नहीं मान गए? नहीं तो भाई, मेरी जुबान एक बार चल गई तो रोक ही नहीं रुकती। आखिर औरत हो ना। अच्छा, तुम्हारे कौन कौन है? मेरा कोई नहीं है। माँ बाप? माँ बाप भाई बहन कोई नहीं। झूठे कहेंगे। भाई नहीं तो भैया तुम्हारे कौन है? बहन नहीं तो मैं कौन हूँ? भूल हो गई। इतने उदास क्यों रहते हो? काम नहीं इसलिए? तो क्या हुआ, जंगल में से पड़े नहीं हो? वो सामने देखो, भीषण की माँ 70 वर्ष की बुढ़िया उपली बस कर रोटी कमा लेती, तो क्या तुम नहीं कमा सकते? इतनी हत्ते कितने नौजवान होकर हिम्मत करते हो? सच कहती हो, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ नौकरी ढूंढो। जाता हूँ। सुनो, नौकरी मिले चाहे ना मिले,
दिन ढाले लौट आना। घर में कोई बात करने को भी नहीं है। बात करने को या बात सुनाने को? जाते हो कि नहीं? जाता हूँ। जाओ। जाता हूँ। आनंद मोहन के साथ जिस बस्ती में रहता था, वहां हर शाम बस्ती के लोगों को पढ़ाने के लिए रेणु यानी साधना आया करती थी। रेणु एक दफ्तर में टाइपिस्ट थी। बस्ती के अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम वो समाज सेवा के तौर पर कर रही थी, मगर बस्ती वालों के लिए पढ़ाई जैसे एक मुसीबत हो गई थी, इसलिए वे रेणु से बचते फिरते थे। पढ़ो 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 जैसे हम लोग के नादान बच्चे। अरे यार देखो तो सही, एक तो दिन भर मेहनत करो, ऊपर से देखो तो पढ़ाई लिख। रेणु ने मोहन की ये बात सुन ली थी। उसने बस्ती वालों को समझाया, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं जाती हूँ। नहीं 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 रेणु बहन, ये बात नहीं है। बात क्या है कि दिन भर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना थक जाते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता ना। इसीलिए तो पढ़ना चाहिए। आखिर इंसान दिन रात मेहनत मजदूरी क्यों करे? ये बात समझने के लिए, अपना हक और फर्ज जानने के लिए पढ़ लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात बराबर है, एकदम बराबर बात है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। मोहल्ले वालों के साथ साथ रेणु ने आनंद को भी अनपढ़ समझा और उसे भी पढ़ने आने के लिए कहा। आप भी सीखे ना? जी मैं तो इसमें शर्माने की क्या बात है? वो शर्मा रहे हैं? अरे बुड्ढे बुड्ढे जा रहे हैं, चल तू भी चल, चल जल्दी। आनंद भी बस्ती के अनपढ़ लोगों के साथ जाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। बस्ती वालों को पढ़ा पाना वैसे ही रेणु के लिए परेशानी से कम नहीं था। ऊपर से पढ़े लिखे आनंद ने जानबूझकर अनपढ़ होने का नाटक करते हुए रेणु की नाक में दम कर दिया। अच्छा, आप बताइए। यस सर। सर नहीं, मिस। मिस का मतलब? जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे मिस कहते हैं। मेरी शादी भी नहीं हुई, इसका मतलब मैं भी मिस हूँ। ओहो, आप मिस नहीं मिस्टर हैं। मालूम होता है आप अंग्रेजी में बहुत कमजोर हैं। अच्छा, अंग्रेजी में बोलिए तो। मैं एक लड़का हूँ। हाँ, ये आप क्या कहेंगे? आप लड़का कैसे हो सकती हैं? आप जैसी खूबसूरत लड़की को जो लड़का कहे वो या तो अंधा है और या पागल। क्यों भाई? आप बैठ जाइए। मुझे मालूम हो गया आपको एबीसी से भी वास्ता नहीं। फरीदा तुम बोलो, टीओ क्या होता है? गुड। शांति, डीओ क्या होता है? डू। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं कि एनओ क्या होता है? एनओ? एनओ? भैया बोलो, एनओ। एनओ नू। अरे चुप कर। एनओ नू नहीं, एनओ नो। एनओ नो? जब डी और ओ डू है और टी और ओ टू है तो एन और ओ नू नहीं होगा तो और क्या होगा? और अगर नहीं है तो मुझे समझाइए क्यों नहीं? समझाओ कैसे? ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है, कहने से बात नहीं बनती। अब आप देखिए, क में आ की मात्रा का, क में आ की मात्रा काका होता है, द में आ की मात्रा दा, द में आ की मात्रा दादा होता है, ब में आ की मात्रा बा, ब में आ की मात्रा बाबा होगा, बी भी नहीं होगा। क्यों भाई? बिल्कुल। आप हमें समझाइए कि डी और ओ डू है और टी और ओ टू है तो एन और ओ नू क्यों नहीं होगा? क्या मुसीबत? एनो नू नहीं, एनो नो है, यही कायदा है। और ये क्या कायदा है, क्या नियम है? आप हमें समझाइए। हम लोग अनपढ़ हैं, आप हमें ठीक से पढ़ाइए, वरना आप कह दीजिए कि आप पढ़ा नहीं सकती, आपको कुछ नहीं आता है। आनंद आनंद, मेरा ख्याल है इस वक्त तो बैठ जाओ, बाद में समझ लेंगे। बाद में समझ लेंगे। बाद में समझ लेंगे और बात है, लेकिन तो कुछ नहीं आता है। इधर आनंद के घर नहीं लौटने से उसके दादा द्वारका दास बहुत परेशान थे। नहीं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। इतने दिन हो गए मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं। अब क्या हुआ? शहर से हवा हो गया? 7 दिन के अंदर अंदर से ढूंढ निकालिए, जाइए। आनंद नौकरी के लिए दर-बदर भटक रहा था। एक दिन नौकरी की तलाश में आनंद उसी दफ्तर में जा पहुंचा जहां रेणु टाइपिस्ट थी। रेणु ने अपने बॉस से आनंद की सिफारिश की और फिर चलिए मैनेजर साहब के पास, आपकी नौकरी का इंतजाम हो गया। हो गया? हाँ, 100 रुपए तनख्वाह। 100 रुपया? स्टेनोटाइपिस्ट का काम। मर गया वो, तुम चाहते नहीं। कोई बात नहीं, मैं संभल लूंगी, लेकिन याद रखिएगा मैनेजर साहब कुछ भी कहें आप जी हाँ करते रहिएगा। जी हाँ, वो उस टेलीफोन ऑपरेटर की तरह। ओ मिस्टर आनंद, आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग जानते हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या स्पीड है? स्पीड इजीली 80 माइल्स पर आवर, इवन 90 माइल्स। इनका मतलब है 1 मिनट में 80 शब्द। जी हाँ, मेरा मतलब है 1 मिनट में 80 शब्द। 100 रुपए तनख्वाह मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद की नौकरी की खबर
जब बस्ती वालों को मिली तो वे खुशी से झूम उठे। क्या बात है? अरे आनंद को नौकरी मिल गई। आनंद कहाँ मिली नौकरी? पगार क्या है? सूरज प्रसाद झलमल कंपनी में 100 रुपया माहवार। 100 रुपया? जानते हो नौकरी किसने दिलाई? नहीं। रेणु दीदी ने। ये अपनी रेणु बहन? हाँ, ABC वाली। कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सुंदर। तानी नहीं, मन भी कितना गोरा है। कितनी दया, कितनी माया, कितनी हमदर्दी। सोचने से ताज्जुब होता है। और भी तो कितनी लड़कियां देखी हैं, लेकिन ये बिल्कुल देवी लगती है। हाँ, अरे चुप क्यों हो गया? बोल 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 बोल, मजा आ रहा है। बस मेरा मतलब है मालूम है। क्या मालूम है? वही क्या जो छुपाना चाहती। क्या छुपाना चाहता? दिल की बात। कह दो। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आनंद मन ही मन रेणु को चाहने लगा था, लेकिन रेणु अपनी जिंदगी की उलझनों में बुरी तरह उलझी हुई थी। रेणु पर अपनी बीमार मां और छोटी बहन मीनू की जिम्मेदारी थी। इतना ही नहीं, रेणु पर एक बोझ और भी था, एक झूठ का बोझ। रेणु के पिता नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे और वहीं एक दुर्घटना में मारे जा चुके थे। रेणु ने अपनी मां से यह बात छिपा कर रखी थी, क्योंकि मां दिल की मरीज थी। पिताजी की मौत की खबर देकर रेणु अपनी मां को भी खोना नहीं चाहती थी। रेणु खुद ही अपने पिताजी की तरफ से झूठी चिट्ठियां मां के नाम लिखा करती, पोस्ट करती और खुद ही मां को पढ़कर भी सुनाया करती। ये सब रेणु के लिए किसी यातना से कम नहीं था। मीनू, जरा लेटर बॉक्स देख, पिताजी की चिट्ठी आई कि नहीं? दीदी, चिट्ठी देखा ना माँ, मैंने कहा ना पिताजी नियम से चिट्ठी लिखते हैं। पढ़ तो देख, कब आने को लिखा है। रेनू बिटिया, तुम लोगों का खत मिला। मेरे लिए इतना फिक्र क्यों करते हो? मैं यहाँ का काम खत्म होते ही चलाऊंगा। माँ की देखभाल करना और उनसे कहो कि मैं मजे में हूँ, चिंता ना करें। सबको आशीर्वाद, तुम्हारा बाबूजी। और मेरे लिए कुछ नहीं लिखा? हाँ, बाद में लिखा है। लिखते हैं, मीनू रानी कैसी है, मेरे ढेर से प्यार। आने के बारे में क्या लिखा है? पढ़ तो दिया माँ, काम खत्म होते ही चले आएंगे। उन्हें लिख दो, जल्दी चले आ। रूखी सूखी खाकर गुजारा करेंगे। कभी तो वो दूर नहीं रहे। अच्छा नहीं लगता। अच्छा। कभी कभी जब रेणु झूठ का ये बोझ सह नहीं पाती तो अपने पिताजी की तस्वीर के सामने जाकर बिलख उठती। कब तक ही झूठा अभिनय कर, आखिर कब तक? मुझसे और नहीं होता, अब नहीं होता। दफ्तर में रोज आनंद और रेणु की मुलाकातें हुआ करती। धीरे धीरे वे एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगे। मैंने तो सारा खाना खा लिया, आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आप चिंता न कीजिए, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। जी मैं बहुत आप नहीं समझ सकते आनंद बाबू, आज मैं कितनी खुश हूँ। लड़कियों को खुद खाने के बजाय दूसरों को खिलाने में ज्यादा खुशी मिलती है। अब तो सच बता ही नहीं, मैंने सुबह कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी थी। वो तो मैं जान गई थी। एक बात पूछो, आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों? इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आपकी तरह मैं भी गरीब हूँ और हर गरीब को भूख का सामना करना ही पड़ता है। आपकी भूख नहीं है क्या? आप मेहनत करती हैं तो क्या दूसरों को खिलाने के लिए? यकीन मानिए, आप ही मेरे पहले दूसरे हैं। भगवान करे कोई दूसरा ना आए। जी? मैंने कुछ कहा? जी नहीं, आप हाथ धो डालिए और फौरन बैठ जाइए प्रैक्टिस के लिए। जी। आनंद दफ्तर में रेणु से हर रोज मिला करता था, मगर उसका दिल नहीं भरता था। एक दिन जब शाम को बस्ती वाले रेणु का इंतजार कर रहे थे तो आनंद को एक शरारत सूझी। सुनो भाई सुनो,
सुनो सुनो, आज टीचर नहीं आएगी, आज आप लोगों को छुट्टी। अरे यार, तो अजीब खुशखबरी सुना था मेरी तरफ से टाइप की। और जब रेणु पढ़ाने के लिए बस्ती में पहुंची तो कहाँ है? जी मैं हाजिर हूँ। बहुत देर लगा दिया आपने, कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आइए शुरू कीजिए। और सब कहाँ गए? जाते क्या है ही नहीं? आए नहीं? क्यों? सब लोग बीमार हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। देखिए, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। जाइए, आप सबको बुला के लाइए। अब छुट्टी दे दी है तो बुलाने कैसे जाऊँ? सब लोग मुझे झूठा नहीं समझेंगे? समझेंगे क्या? आप हैं। आप छुट्टी देने वाले होते कौन है? आखिर आपने छुट्टी दी क्यों? अकेले पढ़ना चाहता हूँ, पिछड़ गया हूँ ना इसीलिए, और सब लोगों के सामने पढ़ने में जरा शर्म लगती है। फिजूल बातें मत कीजिए, जाइए और बुला के लाइए सबको। हाँ, नाराज ना होइए, गुस्से में आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एकदम मास्तनी लगती है। फिर आप बुलाने जा रहे हैं कि नहीं? जाइए। जाता हूँ। आनंद बेमन से बस्ती वालों को बुलाने के लिए जाने लगा कि अचानक जोरों की बारिश आ गई। क्या है? देखिए, बारिश हो रही है। उज्जत भी नहीं चाहती है कि वो लोग पढ़ें। नहीं जाएंगे ना? आपके पास कुछ छाता है? जी नहीं। इसका मतलब है कि भीगना पड़ेगा। देखिए, बीमार हो सकता हूँ, निमोनिया भी हो सकता है, मर भी सकता हूँ। ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं जाती हूँ। नहीं, आपको नहीं जाने दूंगा, भगवान न करे आपको। मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। मरना ही है तो मैं ही मरूँ। बड़े बहादुर हैं, आइए अंदर। मैं जानता था आप जानबूझ के मुझे मुसीबत में डाल ही नहीं सकती हैं। आखिर लड़की हैं, पत्थर दिल तो नहीं। अब आप चुप बैठेंगे कि नहीं? जी? आपने कुछ कहा? जी हाँ, मैं ये कह रहा था देवी जी कि जिस तरह आप बुत बनी खड़ी हैं, ऐसा लगता है कि मुझे बुत ही की पूजा करनी पड़ेगी। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके, तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के, रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके, तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के, रंग वफा का मैं तेरी मूरत में भरूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। दफ्तर में आनंद को न तो शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन लेना आता था और न ही उसे टाइपिंग आती थी। आनंद की मजबूरी रेणु जानती थी, इसलिए जब आनंद डिक्टेशन ले रहा होता तो चुपचाप पीछे से वो डिक्टेशन नोट कर लेती और टाइप भी कर देती। ये और बात है कि फुर्सत में वो उसे इन कामों की प्रैक्टिस भी करवाती। एक दिन रेणु को दफ्तर में आने में देर हो गई और उसी दिन आनंद की नौकरी पर बनाई। जल्दी टाइप करके लाओ। आप टाइप कर रहे हैं या पियानो बजा रहे हैं? जी। पेपर कहाँ है? पेपर ये भूल गया। भूल गया? ये क्या है? माई रेजिग्नेशन लेटर सर।
जी हाँ, मेरा इस्तीफा। इस दफ्तर में कोई इस्तीफा नहीं देता, यहाँ से आदमी निकाले जाते हैं। Get out! जी हाँ। Get out! एक बार फिर हालात ने आनंद को बेरोजगार बना दिया। मोहन और शांति ने एक बार फिर उसका साथ दिया, यहां तक कि घर का खर्च चलाने के लिए शांति को अपनी चूड़ियां तक बेच देनी पड़ी, मगर उन्होंने आनंद से नाता नहीं तोड़ा। आनंद उनकी इस हालत का कारण खुद को मानकर आत्मग्लानि से भर उठा और फिर एक रात। कहां जा रहा है? मुझे जाने दो, मैं और बोझा बनना नहीं चाहता हूं। तुम बोझा? अरे तू तो अमीरों जैसी बातें कर रहे। ये बोझा बोझा वही लोग बोलते हैं इसलिए कि अमीर है ना, अपनी अमीरी बांट नहीं सकते बेचारे। लेकिन हम गरीब हैं, अपनी गरीबी बांट लें। कब तक? हमेशा। हमेशा। चाहती हो जो भी चूड़ियां मुन्नी की बची है वो भी चली जाए? चूड़ियां देते तो देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि किस उम्मीद के साथ उस बेचारी ने चूड़ियां उतार कर दे दी थी। इसलिए कि वो सोचती थी कि एक दिन ये दोनों भाई उसके हाथ चूड़ियों से भर देंगे, और तू उसे छोड़कर जा रहा है, डरपोक। जाने दो भैया, तुम जाना चाहते हो ना, जाओ, साथी से भी लेते जाओ। आज पता चल गया कि सिर्फ छोटे मोतियों का ही नहीं, छोटे पैर के भी हारे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं इस हार की सौगंध खा के कहता हूँ, तुझे छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं, कभी जाऊंगा। आनंद, अरे देख, मैंने तेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त किया है। क्योंकि स्कूल में मोटर बस चलाने का। जा, इनसे कल परसों आराम से मिल लेना। कल या परसों क्यों, अभी जाता हूँ। एक बार फिर आनंद को एक नौकरी मिली। अपनी इस खुशी को बांटने के लिए आनंद सबसे पहले रेणु के पास जा पहुंचा। आप यहाँ कैसे आए? सुना तो चला आया, माँ की इजाजत से। कमरा मेरा है, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं? जी नहीं, अगर माँ की इजाजत मिल जाए तो आपको यहाँ से उठा के भी ले जा सकता हूँ। बाप रे, बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। वहाँ खुश क्यों नहीं होगा, बेकार से बाकार हो गया। तो नौकरी मिल गई? कहाँ किस ऑफिस में? ऑफिस कोई नहीं, और शायद आप सुन के खुश भी नहीं होंगी। क्यों? एक ड्राइवर का छोटा मोटा सा काम मिल गया है। काम कभी छोटा नहीं होता आनंद बाबू। मैं तो सिर्फ उन्हें छोटा समझती हूँ जो खुद कुछ नहीं करते, अपने बाप दादों की कमाई पर गुजर करते हैं और समाज पे बोझ बने रहते हैं। आप तो मेहनत मजदूरी करके गरीबी से लड़ रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। जी। रेणु को पता ही नहीं चला कि जज्बात की रौ में बहते हुए न जाने कब उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू। मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरी तकदीर और जिंदगानी है तू। लिए फिरते हूँ सबसे छुपाए हुए, लिए फिरते हैं सबसे छुपाए हुए। तेरी तस्वीर हम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आँखों पर। स्कूल बस की ड्राइवरी करते हुए भी आनंद बहुत खुश था। स्कूल की सभी बच्चियां आनंद को बहुत चाहती थीं। आनंद भी उनका दिल बहलाता, उन्हें गाने सुनाता। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा।
खुशियों की टोकरी, अरे जादू भरी पुड़िया, वो छोटी सी पिट्टिया, गज भर की चुट्टिया, न कर गुस्सा मेरी गुड़िया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। मगर एक बार फिर आनंद पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे। स्कूल के प्रिंसिपल ने आनंद को बुलवाया। तुमने लड़कियों को गाना सिखाया? आपको पसंद आया? गाना मैंने ही बनाया है और धुन भी मेरी ही है। तुमने गाना सिखाया, गाड़ी तेज चलाई, स्कूल के नियम को तोड़ा, इसलिए ये लो 5 रुपए अपनी एक दिन की तनख्वाह और चले जाओ यहाँ से। ऑलराइट। इधर जब आनंद के दादाजी को मालूम हुआ कि आनंद एक बस्ती में रहता है तो वो उस बस्ती में जा पहुंचे। दादाजी आप यहाँ? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। दादाजी हम जा कहाँ रहे? घर। घर? घर से ही तो आप मुझे ला रहे हैं। जो घर तुम्हारा था वही है, वही रहेगा। आनंद, बस बहुत हो चुका है नाटक। ड्राइवर, गाड़ी रोको। आनंद, रोको गाड़ी। अच्छा दादाजी, तुम्हारा आखिरी है। आनंद ने दादाजी के साथ घर लौटने से इनकार कर दिया तो दादाजी ने रेणु की राह में कांटे बिछाने शुरू कर दिए। क्या नाम बताया आपने? जी रेणु। पिता के मौत की खबर, उसने इस खबर को अपनी माँ से छुपा रखा है, क्या ये बिल्कुल पक्की बात है? जी हाँ, पास पड़ोस वाले कहते हैं कि लड़की बहुत भली है। भली है बुरी है ये मैंने नहीं पूछा आपसे। और कुछ? जी उसका मकान गिरवी है। किसके पास? सेठ घनश्याम दास के पास। घनश्याम दास को फोन कीजिए और उनसे कहिए इस मकान का रहनामा मेरे नाम से कर दें। यस सर। सुनिए, आइए मेरे साथ। इधर आने वाली मुसीबत से बेखबर रेणु अब भी आनंद के साथ सुनहरे कल के सपने सजा रही थी। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? माँ के पास। आज ही तुम्हें माँ से मांग लेता हूँ। माँ मंदिर गई। अच्छा तो फिर कल सही। जानते हो, एक ज्योतिष ने कहा कि मेरी शादी एक राजकुमार करोड़पति से होगी। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? तो फिर कल आने से क्या फायदा? क्यों? तुम्हारी शादी तो एक करोड़पति राजकुमार से होगी और मैं ठहरा एक बेकार आदमी, सुबह से शाम तक काम ढूंढते ढूंढते जूते के तले खिसकाए। अच्छा नमस्ते। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह रहे। फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर।
आनंद के दादा सेठ द्वारकादास ने रेणु को अपनी कोठी पर बुलवाकर आनंद की सच्चाई बता दी। उन्होंने रेणु को यह भी धमकी दी कि अगर रेणु ने आनंद का साथ नहीं छोड़ा तो वे रेणु की मां को वो सच्चाई बता देंगे जिसे रेणु अब तक छुपाती आई है, यानी रेणु के पिता की मौत की खबर। इसके बाद जब आनंद रेणु से मिला तो चलिए आपसे कुछ कहना है। लेकिन बात क्या है रेणु? सेठ द्वारकादास के पोते का गरीब बनकर बस्ती में रहना, नौकरी की तलाश में घूमना, एक गरीब लड़की को धोखे में रखना नाटक नहीं तो और क्या है? रेणु मेरी तरफ देखो मेरी तरफ। अब कौन क्या ये खेल है और कुछ नहीं है? ये सच है कि मैं द्वारकादास का पोता हूं, लेकिन क्या मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है? इंसान के नाते मैं कौन हूं, क्या हूं, यही जानने के लिए मैं उस चार दीवारी से बाहर निकला हूं। यही मेरी असली दुनिया है। यहाँ कुछ भी नाटक नहीं है, कुछ भी खेल नहीं है रेणु। तुम्हारे दादाजी ने कहा कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई, एक मैं ही इस रास्ते में रुकावट हूँ। देखो रेणु, मेरी दुनिया में जो कुछ भी है तुम ही हो, और इस दुनिया से दादाजी का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी दुनिया में जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसका क्या होगा? तुम्हारे दादाजी ने कहा कि मैं अगर तुमसे मिलना जुलना बंद नहीं करूंगी तो वो ये सारा फिर मां से कह देंगे, और उसका मतलब कि मां की जिंदगी। आनंद, आनंद, आनंद। रेणु को अपनी सफाई देकर गुस्से से भरा हुआ आनंद सीधा अपने दादाजी के पास जा पहुंचा। मैं पूछने आया हूं रेणु से, आपने उल्टी सीधी बातें क्यों की? आनंद, ये बात देखो, माय लेटेस्ट कलेक्शन, कितना बारीक का। जी हाँ, बहुत बारीक, और उससे भी बारीक है आपकी चाल। आनंद, रेणु को बुलाकर धमकाने का आपको क्या अधिकार है? मैंने अपने अधिकारों की कैफियत किसी को नहीं दी, और शायद तुम ये भी जानते हो कि मैंने आज तक जिंदगी में किसी से हार नहीं मानी। मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आप रेणु को किसी न किसी तरह मुझसे दूर कर देंगे। ठीक है, लेकिन रेखा से भी आप मेरी शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मैं भी हार कभी नहीं मानता हूं। आनंद, तुम रेणु को बहुत चाहते हो ना? अगर ये सच है तो तुम्हें रेखा से ही शादी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी जिद की कीमत रेणु को अपनी मां की जान से चुकानी पड़ेगी। दादाजी की धमकी ने आनंद को मजबूर कर दिया कि वो उनकी बात मान ले। आनंद को रेणु और रेणु की मां की फिक्र थी, और इसी बात का फायदा दादाजी ने उठा लिया था। उदास आनंद आखिरी बार रेणु के पास पहुंचा। रेणु, तुमसे आखिरी बार मिलने आया। आखिरी बार? हाँ, दादाजी की बात मुझे माननी ही पड़ी, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तुमने जो जी जान से कोशिश करके मां की जान बचा रखी है, उसे बर्बाद करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। तुम्हें नहीं मालूम रेणु, पैसे की दुनिया बड़ी मतलबी दुनिया है। वहां हर चीज दया, माया, प्यार, हर चीज स्वार्थ के तराजू पर तोली जाती है। और यहाँ इस दुनिया में बिना मांगे ही मुझ पर प्रेम, ममता और दया की बरसात हुई। मेरा रोम रोम फूला नहीं समाता था, यहाँ तक कि खुशी के मारे मैं उस दुनिया को ही भूल बैठा। लेकिन वो दुनिया मुझे नहीं भूली रेणु, ऐन वक्त पे अपना हक जताने चली आई। मेरी रगों में सेठ द्वारकादास का खून है ना, उस खून का कर्ज मुझे अदा करना पड़ा। मैं जानती थी इतना सुख मेरे भाग में नहीं है। मेरी शादी भी पक्की हो चुकी है। शादी होती दादाजी की मलकियत दुगनी हो जाएगी, और अगर मैं ना कह देता तो दादाजी मां का सपना चूर चूर कर देते। तो अगर मैं जानता रेणु के प्यार की यह कीमत चुकानी पड़ेगी तो कभी प्यार नहीं करता, कभी प्यार नहीं करता। आनंद चला गया। रेणु बुत बनी हुई उसे जाते हुए देखती रही। तोड़ के झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में, सच
सच कहता हूँ चोर थे ज्यादा दौलत के रखवालों में, तोड़ के झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में। सच कहता हूँ चोर थे ज्यादा दौलत के रखवालों में, कल की दौलत आज की खुशियाँ उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। रेनू बहन, तुझे आनंद का कुछ पता है? तुम्हें मालूम है आनंद कहाँ है? कल रात को आया था, ढेर सा पैसा रख के चला गया। इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और कल का गया है तो अभी तक उसका पता नहीं है। आनंद बाबू अपने घर चले गए। अपने घर? उनका घर तो यही है। नहीं शायद सेठ द्वारका दास की पोती का घर ये कैसे हो सकता है? सेठ द्वारका दास का पोता अपना आनंद? ये तुम क्या कह रही हो रेनू बहन? हाँ मोहन सेठ, उनका हमारे साथ सिर्फ एक सपना था। बस्ती वालों को जब आनंद की असलियत मालूम हुई तो वे आनंद से मिलने उसकी कोठी पर जा पहुंचे। बस एक बार हमें आनंद बाबू से मिला दीजिए। नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। ये शौक जो मचा रखा है। हम लोग सिर्फ आनंद बाबू से एक बार मिलना चाहते थे। चल जाओ यहाँ से। सिर्फ उन्हें एक बार बुला दीजिए। यहाँ ये सारा ड्रामा चल रहा था और वहां किसी ने रेणु की मां को सारी हकीकत बता दी। रेणु का त्याग देखकर मां की आंखें भर आईं। उसने सच्चाई को हिम्मत से सहन कर लिया और स्वयं विधवा के वेश में आनंद की कोठी तक चली आई। तुम कौन हो? मैं रेणु की माँ। रेणु की माँ? आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आनंद को आपसे छीनने नहीं आई, उसे आशीर्वाद देने आई। आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। माँ, माँ ये क्या? यही तो मेरा असली देश है। सुना कि वो अब नहीं है, आंखों के सामने अंधेरे छा गए। होश में आते ही तेरी याद आ गई। सोचा इस नन्ही सी जान को मेरे लिए कितने दुख उठाने थे। अपना सुख, अपनी खुशी, सब कुछ ही तो निछावर कर दिया तूने, और तेरे साथ आनंद में। इसीलिए माँ मत रो। आज मुझे सहारा तुम्ही ने मुझे अच्छी दुनिया दिखाई है, और आज तुम्ही तो मुझे उस जीवन की तरफ ले जाना। आनंद! दादाजी, आप बड़े घमंड से कहा करते थे कि आपने कभी किसी से हाथ नहीं मारा। शायद आप भगवान को भूल गए, इसीलिए उन्होंने मां जी की आंखों से झूठ का पर्दा हटाकर आपका घमंड चूर चूर कर दिया। ये मोहन है, मोहन दादाजी, मोहन। इसने मुझे सिखाया है कि भाई का प्यार क्या होता है, और ये है शांति। शांति अपने हाथ की चूड़ियां बेचकर इसने मुझे खिलाया है। सेवा और स्नेह से सिखाया है कि बहन का प्यार क्या होता है, और वो है नंदू और वो रामू, जिन्होंने मुझे सिखाया है कि दोस्ती क्या है, दोस्ती का माने क्या है। भाई का दिल, बहन का स्नेह, मां का आशीर्वाद और सच्चा प्यार मुझे इन्हीं लोगों से मिला है जो कि आपकी सारी दौलत मुझे लगे। दादाजी, आपने एक बार मुझसे पूछा था कि मेरा परिचय क्या है, आज बताता। मैं इन्हीं में से। तुम बेवकूफ हो, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी अभिशाप गरीबी को गले लगा रहे हो। अपने आप को इनमें समझ के नाप कर रहे हो। यही सच्चे अमीर हैं दादाजी, क्योंकि वे दिल के अमीर। जानते हो उसका नतीजा क्या होगा? तो ये भी सुन लो, यहां से बाहर गए तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रेणु की मां सच्चाई जान चुकी थी। आनंद के लिए भी अब कोई मजबूरी नहीं थी। आनंद ने रेणु और बस्ती वालों की खातिर सारे सुखों को ठोकर मार दी और बस्ती में लौट आया। बस्ती वालों ने आनंद और रेणु की शादी करवाने का फैसला किया। मजे की मिठाई है। रेणु बहन, जरा प्यार से, हाँ जरा प्यार से। अरे खाना, शर्माता क्यों है?
अबे खा लेगा, नया नया दूल्हा है, पहली मर्तबा तो शादी कर रहा है बेचारा। आनंद और रेणु दूल्हा दुल्हन बने विवाह मंडप में बैठे थे। जब फेरे शुरू हुए तो एक करिश्मा हो गया। आनंद के दादा यानी सेठ द्वारकादास भी वहां आ पहुंचे, मगर इस बार एक बदले हुए इंसान के रूप में। आज से मेरी तमाम जायदाद के मालिक तुम। दादाजी यानी सेठ द्वारकादास ने अपनी गलती मान ली थी। उन्होंने आनंद के साथ साथ रेणु को भी अपना लिया और फिर एक बार उनकी कोठी में खुशियां लौट आईं। महलों का आनंद और बस्ती की रेणु जिंदगी भर के लिए एक दौर में बंध गए। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर, मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है। तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। किसी की खुशियों और गमों को सर आंखों पर रखना ही प्यार है, और प्यार के बदले में प्यार देना ही वो डोर है जिसमें जीवन बांधे जा सकते हैं। यही थी फिल्म असली नकली की असली बातें जो पूरी हुई। दोस्तों, ये बातें लिखकर लाए थे अशोक अय्यर। इन्हें बाइस्कोप की बातें बनाने में सहायक बने PKA नायर, और बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा।